नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय फिजिक्स में। हम राजस्थान बोर्ड के जो सिलेबस है फिजिक्स का उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। पूरे राजस्थान बोर्ड के जो 12th क्लास का जो फिजिक्स की किताब है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के हम एग्जाम्पल बुक का जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.12 में पहुँच चुके हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल 1.12 देखते हैं। 4 समान आवेश प्रत्येक q मान का a भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास वर्ग है, इसको मैं डायग्राम में प्लॉट कर देता हूँ। हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग है दोस्तों। इसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं ए बी सी और ये डी। इस वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हैं q मान के, चारों समान हैं। यहाँ पे दे रखा है 4 समान आवेश, प्रत्येक का मान q है। तो यहाँ पर भी स्मॉल q, यहाँ पे भी स्मॉल q और यहाँ पर भी स्मॉल q। तो पॉइंट भी इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्मॉल q और यहाँ पर भी स्मॉल q रखा हुआ है। चारों पर समान आवेश स्मॉल q रखे हुए हैं और इसमें पूछा है प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक आवेश मतलब ये एक आवेश, इस आवेश पर शेष जो 3 हैं इनके कारण जो परिणामी बल लगेगा। क्योंकि चारों समान आवेश हैं, चारों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस आवेश को ये भी प्रतिकर्षित करेगा, यह आवेश इसको प्रतिकर्षित करके इधर धक्का देगा, ये आवेश इसको इधर धक्का देगा, ये आवेश इसको इधर धक्का देगा। तो 3 बल लगेंगे इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और इन तीनों का योग क्या होगा। इसी तरह इस आवेश पर भी, ये जो B वाला आवेश है, इस B आवेश पर भी A, D और C, इन तीनों आवेशों के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस आवेश के कारण इस दिशा में, इस आवेश के कारण इस दिशा में बल लगेगा और इस आवेश के कारण इस दिशा में बल लगेंगे। तो यहाँ पर भी 3 बल लगेंगे। तो इन तीनों का परिणामी क्या होगा। और इस पर भी 3 बल लगेंगे, इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में। इस पर भी 3 बल लगेंगे, इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में। और इन चारों पर, इन चारों में से किसी भी एक को लेकर के अपन को कैलकुलेशन करनी है। मैं इस बी को मेरा फोकस पॉइंट मान करके कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्स लगेगा ये F, इसको मैं नाम दे रहा हूँ FA, क्योंकि ये A पॉइंट पर स्थित आवेश के कारण लग रहा है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ FC, क्योंकि ये C पॉइंट पर स्थित आवेश के कारण लग रहा है। और इसको मैं नाम ले रहा हूँ FC, ठीक है। अब इन तीनों को अपन को जोड़ना है, तीनों फोर्सेस को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब अपन को सदिश रूप से जोड़ना है। अब यहाँ पर अपन साधारण रूप से नहीं जोड़ सकते कि 4 में से 2 घटा दिया तो 2 बचे। अगर वो एक ही सीध में होते, तीनों फोर्स है, ये तीनों फोर्स एक सीध में ना होकर के एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। पहला इससे जस्ट पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 1.11, उसमें हमने देखा तो 3 जो फोर्स थे वो एक ही लाइन पर थे, एक ही लीनियर पे थे। यहाँ पर हमारा F0 था, यहाँ पर हमारा F4 था और यहाँ पर हमारा F8 था। चूँकि ये तीनों फोर्स एक ही लाइन में थे, भले ही ऑपोजिट हैं लेकिन हैं एक ही लाइन में, तो अपन ने इनको सिंपली ऐड कर लिया था, सिंपली ऐड कर लिया था। और इन दोनों को नेगेटिव मान लिया था, इसको पॉजिटिव मान लिया था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो इन दोनों को नेगेटिव मान के, इसको पॉजिटिव मान के हमने इनको लेस कर लिया था। लेकिन इस कंडीशन में दोस्तों अध्यारोपण के सिद्धांत जो अगर अपन एक्चुअली अपन देखा जाए तो ये जितने भी एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि सदिश योग होगा बलों का। किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के, इन अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी वो हमको सदिश योग करके इसका परिणामी बल ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ही चल रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
इन तीनों बलों को जोड़ना है। सबसे पहले जोड़ने से पहले हमको ये तीनों बल पता होने चाहिए, तीनों बल का मान हमको पता होना चाहिए। एक हमको दे रखा है, ये जो वर्ग है इस वर्ग की भुजा है a सेंटीमीटर, ये a सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है, यानी ये चारों जो भुजाएं हैं ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। यानी इन दोनों a और b पॉइंट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल a, b और c के बीच की डिस्टेंस स्मॉल a, c और d के बीच की डिस्टेंस स्मॉल a और d और a के बीच की डिस्टेंस स्मॉल a, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अपन को कूलाम का नियम लगाना है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लगाना है, तो हमको r की वैल्यू पता है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर यूज़ करेंगे। और जब अपन को b और c के बीच में कूलाम का नियम लगाना है तो k q1 q2 का स्क्वायर q1 q2 अपॉन इनके बीच की दूरी ये a। लेकिन अगर अपन को d और b के बीच में लगाना है तो ये डिस्टेंस अपन को पता नहीं है, तो इसको ईजिली अपन निकाल सकते हैं। ये विकर्ण है वर्ग का, और वर्ग का विकर्ण ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का √2 गुना होता है, a√2। कैसे होता है देखो, ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा a है, ये भुजा a है, ये लंब है, ये आधार है। या इधर देख लो, इस वाले को देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार हो गया इसका, ये लंब हो गया। तो कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमारा a स्क्वायर है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हमारा a है, और फिर उसका अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर का अंडर रूट, और a को इस अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास होगा a अंडर रूट। तो और ये डायरेक्ट हमको याद रखना है, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी भुजा का √2 टाइम्स होता है, यानी भुजा इंटू अंडर√2 उसका विकर्ण होता है। ये अब चीज़ हम डायरेक्ट याद रखेंगे। हम हमेशा जब भी हमारे काम में आएगी तो हमको ये ध्यान में रखना है कि a√2 किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है, a यहाँ पर उसकी भुजा है। अब हम तीनों बल को पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों बल कौन कौन से हमारे, एक तो FA, FC और FD, सॉरी ये FC नहीं है, ये FD है। इस D के कारण जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है D, इन तीनों फोर्सेस को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले FA की वैल्यू क्या होगा, फोर्स A, ये सॉल्यूशन हमारा FA फोर्स जो लग रहा है वो है K Q1 Q2 दोनों जो चार्जेस हैं, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, दोनों ही क्या हैं Q। तो इसको मैं Q स्क्वायर लिख सकता है, Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी A है, दोनों के बीच की दूरी A है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा A स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन में भी मेरे को नहीं पता है, डायरेक्शन मुझे पता है, इसको अगर मैं x अक्ष मानता हूँ तो ये i कैप की डायरेक्शन में है, i कैप की डायरेक्शन में। फिर भी चलो हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर इसके फॉर्मूले में स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आगे देखेंगे क्या हो सकता है। अब मैं FC निकालता हूँ, FC इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, तो ये हो जाएगा = K Q1 Q2, तो ये Q स्क्वायर ओवर इनके बीच की दूरी भी A है तो A स्क्वायर। तीसरा जो है हमारा FD, ये FD, इसको कैपिटल D से लिखते हैं अपन, कैपिटल D से लिख देते हैं इसको। तो FD हमारा हो जाएगा K, ये भी Q स्क्वायर, ये हमारा Q1 और ये Q2, तो दोनों Q हैं तो Q स्क्वायर ओवर इनके बीच की डिस्टेंस है A√2 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, D और B के बीच की दूरी A√2 है, इसलिए मैंने स्क्वायर में A√2 को लिखा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इनका सदिश योग करना। ये तीनों फोर्स अपन को पता चल गया, इन तीनों का सदिश योग कैसे करेंगे। हम तीनों बलों को एक साथ यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे दो दो बलों को एक साथ। हम सबसे पहले FA और FC को जोड़ेंगे, FA और FC। FA और FC को जोड़ने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करेंगे, और इनके बीच में हम ये ध्यान रखेंगे, इनके बीच में ये कोण कितने का है, FA और FC के बीच में ये 90 डिग्री का कोण है, FA और FC के बीच में 90 डिग्री का कोण है। और इसको अगर हम जोड़ते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे FA व FC बलों का सदिश योग करने पर, FA और FC का बलों का सदिश योग करने पर मान लेते हैं FC और FA इन दोनों का सदिश योग है F डैश, इसको मैं लिख देता हूँ F
एफ नॉट, इन दोनों को मैं लिख देता हूँ एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू जाएगा सदिश एफ ए प्लस सदिश एफ सी। अब इन दोनों को अपन डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों एक साइड में एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन में है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में एफ सी। उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बहुत सिग्निफिकेंस है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल। अब हम अपने समांतर चतुर्भुज के जो फॉर्मूला है उसको रिकॉल करते हैं। हमारा जो परिणामी सदिश का जो फॉर्मूला था वो r इज इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर इज द हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। 11th क्लास में अपने सेकंड चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है कि p और q दो हमारे सदिश हैं, उनको हम जब सदिश रूप से जोड़ते हैं, इस तरह से मैं याद दिला देता हूँ पूरी चीज़ें। इस तरह से हमारे समांतर चतुर्भुज का वो था, ये p है, ये q है, ये इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ये सदिश p, ये सदिश q, और इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा। तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी प्राप्त होता है कैपिटल R, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपन, और यहाँ पर हमारे P और Q क्या होंगे? P हमारा FA और Q हमारा FC। इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अपन ये परिणाम निकालना, इसका परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड है, नॉट वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपन अभी कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन क्या होगी ये भी देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम f डैश जो हमारा परिणामी है f डैश, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड इसका परिमाण निकालेंगे। इसकी दिशा भी अपन समझेंगे किस तरह से, दिशा को अलग तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। पहले अपन इसका परिमाण निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट p की जगह पर लेंगे अपना fa की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन fa का स्क्वायर, प्लस q की जगह लिखेंगे fc का स्क्वायर, प्लस ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये जो टर्म है वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos थीटा आता है, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, इस कंडीशन में हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो होती है। हमेशा ध्यान रखें, cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होने के कारण ये जो टर्म है पूरी यहाँ पर जो लिखी जाती है 2fa fc cos 90 डिग्री, वो पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो हो जाने के कारण हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो वैल्यू है वो इस इतने से स्टेप से आ जाएगा। अब अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट FA का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, यहाँ पर अपन लिखते हैं कि Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर है दोस्तों, प्लस FC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, जो कि सेम क्वांटिटी है इसके बराबर, के Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लें दोस्तों, इसका स्क्वायर किया है मैंने, इस पूरी क्वांटिटी का भी स्क्वायर, इस पूरी क्वांटिटी का भी स्क्वायर, क्योंकि मैंने FA का स्क्वायर करना है, FC का स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये किस तरह से 2 हो जाएंगे? ये अंडर द रूट 2k Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये और ये जुड़ करके 2 हो गए, यानी x प्लस x बराबर क्या होगा? 2x। इसी तरह ये पूरी क्वांटिटी प्लस ये ही, दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं तो ये जाएगा 2। अब इसको अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, ये जो पूरे कोष्टक के ऊपर जो स्क्वायर है, इस कोष्टक के ऊपर ये स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी कि Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर और अंडर रूट 2, यानी ये चीज़ जो है ये अंडर रूट से जैसे ही बाहर आएगी तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ अंडर रूट 2, जो अंडर रूट 2, यानी ये चीज़ बाहर आकर के ये बच गई। ये स्क्वायर लग रहेंगे स्टूडेंट्स, Q स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि ये कोष्टक के अंदर वाला स्क्वायर है, कोष्टक के बाहर ये जो स्क्वायर था ना वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास f डैश आ चुका है, यानी इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है ये
एफ डैश का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। इस एग्जांपल को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। एफ ए और एफ सी इन दोनों का अपन ने रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, इन दोनों को अपन वेक्टरली ऐड कर चुके हैं समांतर चतुर्भुज के नियम की मदद से। और अब हमको इस एफ डैश और हमारे जो तीसरा वेक्टर है एफ डी, इन दोनों को ऐड करना है। अब सबसे पहले हमको अगर इन दोनों को ऐड करना है तो एफ डैश और एफ डी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एफ डी की डायरेक्शन हमको पता है इस डायरेक्शन में है, लेकिन एफ डैश की डायरेक्शन पता नहीं है, ये मैंने बता दी है। लेकिन अब एफ डैश की डायरेक्शन क्या होगी, जाहिर सी बात है एफ ए इस डायरेक्शन में है, एफ सी इस डायरेक्शन में है, ये दोनों इक्वल भी हैं। एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल हैं, देख लो एफ ए और एफ सी के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल फोर्सेस दोनों सम होकर के, दोनों ऐड होकर के 45 डिग्री एंगल पर आ जाएंगे। यानी जो हमारा एफ डैश होगा वो 45 डिग्री एंगल पर होगा। ये बात ध्यान रखें, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और दोनों ही इक्वल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों के जस्ट बीच में 45 डिग्री के एंगल पर आएगा। यानी एफ डैश की डायरेक्शन क्या होगी 45 डिग्री की। और ये 45 डिग्री हो जाने के कारण एफ डैश और एफ डी दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। और इनको सिंपली जो एल्जेब्रिक सम है वो सिंपल एल्जेब्रिक सम इसमें हम कर सकते हैं, यानी सीधा सीधा जोड़ देंगे। दोनों एक डायरेक्शन में तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, कहने का मतलब ये है। अगर अभी भी एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये इस डायरेक्शन में कैसे आ गया, तो हम वापस से 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में जाएंगे। और 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उसके साथ में एक और फॉर्मूला था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट के साथ में एक और फॉर्मूला। एक फॉर्मूला भी अपन ने देखा, r इजिकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये तो है परिमाण का फॉर्मूला, यानी उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। डायरेक्शन का एक फॉर्मूला अलग से था, tan अल्फा इजिकल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू cos थीटा प्लस p। ये फॉर्मूला तुमको याद आ जाएगा अगर तुम 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर खोलोगे। ये दोनों फार्मूला अपन ने साथ में डेराइव किए थे, ये साथ के साथ डेराइव किए थे। अगर ये फार्मूले किसी को नहीं पता है तो मैं 11th क्लास के लिए भी वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। 11th क्लास का जब मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूँगा वहाँ पर ये फार्मूले में डिस्कस करूँगा, वहाँ पर ये देख सकते हैं। जल्दी मैं 11th क्लास पे वीडियो बनाना शुरू करूँगा। और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय फिजिक्स पे। और इस फॉर्मूले के माध्यम से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमें ये तो पता है मेरा थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये तो 90 डिग्री है, ये तो पूरा तो 90 डिग्री है, ये पूरा यानी थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो है हमारा पी और क्यू, यहाँ पर पी और क्यू हमारे हैं एफ ए और एफ सी, इन दोनों के बीच का एंगल है जो कि 90 डिग्री है। अगर मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ tan अल्फ़ा इजिकल टू, यहाँ पर मेरी q की वैल्यू, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है p और q दोनों इक्वल हैं, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे लिए p इजिकल टू q दोनों इक्वल हैं, तो q साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय q cos 90 डिग्री प्लस क्यू। पी की जगह भी मैंने क्या रख दिया क्यू, पी की जगह भी मैंने क्यू रख दिया है। अब ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो हो गया पूरा, क्यू ज़ीरो। तो फिर मेरे पास क्या बचा यहाँ पे क्यू ओवर क्यू, तो क्यू से क्यू कट जाएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि tan अल्फ़ा इजिकल टू आ गया 1। यानी tan के किस कोण के लिए मान 1 होता है, तो हमें ध्यान है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के लिए क्या होता है 1। यानी ये जो वो एंगल है ये वाला अल्फ़ा एंगल किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला एंगल अपन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, ये 45 है तो ये भी बचा हुआ 45 होगा। अगर यानी कि जो हमारा जो परिणामी होगा एफ डैश, वो हमारे दोनों जो मेन सदिश हैं एफ ए और एफ सी,
इन दोनों से 45 डिग्री पर होगा। और जैसे ये 45 डिग्री पर हो जाता है तो एफ डी और एफ डैश दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। और इसको आगे और सॉल्व करते हैं अपन। अब स्टूडेंट्स हमको फाइनली अब जो करना है वो एफ डैश और एफ डी को जोड़ना है, उनको सदिश रूप में जोड़ना है। और सदिश रूप में जोड़ते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे चूंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पर अपन को समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज़ ना करके डायरेक्ट ही इनको हम जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा फाइनल, जो हमारा जो परिणामी सदिश है मैं इसको लिख रहा हूँ एफ, फाइनली को मैं परिणामी ये लिख देता हूँ, परिणामी एफ इज इक्वल टू वो हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ डी, एफ डैश प्लस एफ डी। अब चूंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनको सीधा जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज वाला जो फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट वो वाला लगाने की अपन को ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन इसी दिशा में रहेगा। क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे और दोनों जुड़ करके एक ही डायरेक्शन में, तो इसका जो परिणामी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश, हमारा एफ डैश है हमारे पास के, ये रहा हमारा एफ डैश के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का, यहाँ पे साथ में अंडर रूट 2 भी है। यहाँ पर हमको जोड़ना है इसको एफ डी को, एफ डी की वैल्यू हमने यहाँ पहले से निकाल के रखा हुआ है। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर ओवर ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये आ चुका है हमारे पास एक्सप्रेशन। इसको अपन को सॉल्व करना है आगे, तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, वो हमारे को मिल जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या क्या कॉमन आ सकता है, के कॉमन आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में, क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए, क्योंकि इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉन में ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास जो अंदर बचेगा यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2। देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसको अगर तुम्हारी बुक में अगर देखें तो इसको भी थोड़ा सोल्व कर रखा है, इसने अंडर रूट 2 को एडजस्ट करने के लिए कुछ सॉल्यूशन कर दिया है। ये अपना फाइनल आंसर है न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी इसी डायरेक्शन में होगी। इसमें डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी वैल्यू हमारे पास, यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं दे रखी है, ये मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू हमारे पास के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कोष्टक में अंडर रूट 2 प्लस 1/2 न्यूटन मिलेगी। थैंक यू।